और डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? अभी तो आप लोगों का हार्ट बीट, दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। कल एग्ज़ाम है, तो हमने भी सोचा आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला ग्राफ्स इन लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपने स्टार्टिंग से जो आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें ये वेव पैटर्न आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई के लॉन्ग लिया और मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स है, तो उधर ही आप लोग स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दो वेव फॉर्म हैं ये याद रखना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने वाई में रखा, मैग्नेटिक फील्ड जेड। इसी तरह से शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं। अब जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा आपने, तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म आपको याद रखना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, जिसमें आईसी कंडक्शन करंट है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट आप ये याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पर इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो ये आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। तो इसको भी आप प्रूफ करने का यहाँ पर ये हमने आईडी लिखा है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर सिग्मा इंटू ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ए को चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाए मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, आपको याद रखना है। यहाँ पर गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, और तीसरा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट वाला जो मॉडिफाइड मैक्सवेल्स लॉ है उसको याद रखना है। तो चार मैक्सवेल्स के इक्वेशन हो गए। नेक्स्ट वन, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। ये टोटल वैल्यू आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यूई से रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यूबी से, जिसका वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और ये हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और ये दोनों का वैल्यू जो है ये याद रखना है, और टोटल एनर्जी आप निकालने के लिए जान जाएंगे, और एवरेज वैल्यू ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट हो गया। अब इसमें हम वेव ऑप्टिक्स में आ जाए, तो जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो इसका इंटेंसिटी वैरी करता है 1/r स्क्वायर, एम्पलीट्यूड वैरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या 1/r। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का ये वेव पैटर्न याद रखिएगा, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। और प्लेन वेव फ्रंट का ये फिगर है। प्लेन वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, एम्पलीट्यूड आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आप A इज इक्वल टू लिखते हैं √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई आप जानते हैं फेज डिफरेंस है। A1 और A2 एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, और यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्म याद रखेंगे। फिर इसी में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पहला कंस्ट्रक्टिव है जिसका पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 2n पाई, और यहाँ पर पाथ डिफरेंस n लैम्डा, और एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को 2A0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 2√I1 I2, और यहाँ पर ये I1 I2 इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम आ जाएगा 4I0। यहाँ पर मैक्सिमम के लिए ये रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर cos फाई का वैल्यू हमने 1 यूज किया। नेक्स्ट आ जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फेज डिफरेंस का वैल्यू 180 डिग्री, जिसको आप 2n-1 इंटू पाई, और n का वैल्यू यहाँ से 1 स्टार्ट होगा। पाथ डिफरेंस याद रखेंगे 2n-1 लैम्डा बाई 2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर A1 - A2। इसी तरह से इंटेंसिटी आप याद रखेंगे I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। यहाँ पर हमने फेज डिफरेंस का वैल्यू -1 यूज किया, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होता है।
अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी आपको y एक्सिस और x एक्सिस है, तो y के अलॉन्ग आपको इंटेंसिटी पुट करना है, और यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको याद रखना है। और मैक्सिमम के लिए आप ये वैल्यू याद रखेंगे कि यहां पर 4a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जहां भी फ्रिंजेस बन रहे हैं इन सब के इंटेंसिटी सेम है। ठीक, मिनिमम के लिए 0, और 0 इंटेंसिटी कब है? जब डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। अब पोजीशन आपको याद रखना है, और यहां पर फ्रिंज विड्थ के टर्म में फ्रिंज वर्थ आप लोगों ने पढ़ रखा है, बीटा का वैल्यू यहां पर लेमडा डी बाई डी। तो इसको इसी फॉर्म में याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। यहां भी लेमडा डी बाई डी फ्रिंज विड्थ है, इसका वैल्यू आप याद रखेंगे। तो यहां पर पोजीशन आपने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दोनों के लिए ये याद रखना है। अब यहां पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम लोग लिखेंगे यहां पर एल लेमडा बाई डी यूज करेंगे, एल लेमडा डी बाई डी यूज करेंगे। और यहां पर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारा सेंटर में ब्राइट बनता है, ये पहला मिनिमा बनता है जो डार्क है। तो यहां से लेकर के यहां तक पहला पोजीशन और ये पहला पोजीशन, तो ये टोटल विड्थ बन जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का, जिसका वैल्यू फ्रिंज विड्थ के इक्वल होता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन। रे ऑप्टिक्स में हम आ गए, तो नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन याद रखना है, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पर ये हमने लिखा रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, इसका वैल्यू याद रखेंगे। और इसका पोजीशन जो आप निकालते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, जिसको हम लोगों ने थिकनेस ऑफ द स्लैब यहां पर लिखा है, इसलिए जो पोजीशन आप लोग ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, और यहां पर म्यू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ है। अब यहां पर ये पोजीशन तब था जब आप डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखे थे, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट यदि रेयर मीडियम में होगा तो टी यहां पर थिकनेस ऑफ द स्लैब है, तो थिकनेस ऑफ द मीडियम को यूज कर लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई म्यू से। तो म्यू हो जाएगा, वहां रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ था, तो यहां अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ हो जाएगा, और ये म्यू माइनस 1 इंटू टी यूज कर लेंगे, हमने एच यूज किया है। अब यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस फॉर्म में याद रखिएगा, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। और दूसरा, जब कॉस आर को हम लोग 1, जब एंगल स्मॉलर हो तो कॉस आर को 1, साइन आई माइनस आर को आई माइनस आर लिखेंगे, तो यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट टी आई 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाएगा। और दूसरा, जब इसको पूरे साइन ए माइनस बी को एक्सपैंड करेंगे तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट से रिजल्ट जो है, यहां पर एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है, दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है, और तीसरा रिजल्ट ये याद रखना है। तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आपको याद रखना है न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसमें हम लोग जो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, जहां से रे ऑफ लाइट या इंटेंसिटी या सिग्नल्स एंटर करते हैं, वो थीटा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है, और इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होता है कोर से, कोर का ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर μ2 से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका कोर मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर याद रखेंगे, थीटा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाता है। तो डायरेक्ट इससे आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, जब प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास करता है तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन होता है, इसके लिए आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ, यहां पर रिफ्रैक्टिंग एंगल जो ए है वो R1 प्लस R2 के इक्वल, और डेविएशन I प्लस ई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमरजेंस, ए रिफ्रैक्टिंग एंगल या ग्लास प्रिज्म जो है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म यूज करते हैं। तो I प्लस ई, ए प्लस डेल्टा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू
ए प्लस साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहां पर यूज किया है। नेक्स्ट आ जाए, जब स्मॉल एंगल से होता तो डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिजल्ट ये आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन होता है। नेक्स्ट आ जाए, लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस समय क्या फॉर्मूला, तो दोनों लेंस है, दोनों लेंस को कंबाइन किया तो इफेक्टिव फोकल लेंथ सबका समेशन हो जाएगा, पावर भी समेशन के फॉर्म में और मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। अब लेंस मेकर फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन आप यहां पर एयर के लिए भी याद रखेंगे और जब किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उसके लिए भी, तो लिक्विड के लिए लिखा, एयर के लिए लिखा और दोनों को कंपेयर करके आप ये रिजल्ट याद रखिएगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने डील भी किया है, जो सीबीएसई 2022 का जो मॉडल क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन भी था। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए, तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा। अब आ जाए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का देखा, इसी तरह से इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का हम लोगों ने देखा कि यहां पर इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज करते जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता जा रहा है। तो ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अब आ जाए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, भी आपको याद रखना है कि इंसिडेंट फोटोन एच न्यू, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन। अब इसमें याद रखना है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, लेस देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और इक्वल होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अब यहां पर इसी एक्सप्रेशन से रिजल्ट जो हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व किया है सीबीएसई 2022 मॉडल में, तो इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m स्लोप हो जाता है, यही स्लोप हमने h बाई ई लिखा है, और c y इंटरसेप्ट हो जाता है, तो ये y इंटरसेप्ट हो गए। नेक्स्ट आ जाए, यहां पर रिलेशन बिटवीन AMU एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू याद रखिएगा कि एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आ जाए मास डिफेक्ट का वैल्यू याद रखेंगे कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, इसका वैल्यू इस फॉर्म में याद रखना है। और इसी से रिलेटेड हम लोग बॉन्डिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला याद रखेंगे, तो बॉन्डिंग एनर्जी हमारा ये आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, यहां पर एटॉमिक मास यूनिट और स्पीड ऑफ फोटोन से स्पीड ऑफ आप जो भी आप यूज कर रहे हैं उस समय 3 into 10 पावर 8 का होल स्क्वायर यूज करके उसको एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व काफी इंपॉर्टेंट है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को वाई एक्सिस पर और मास नंबर को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि ऐसा ही आप ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसके केस में ज्यादा होता है। तो आप जानते हैं कि आयरन के केस में ज्यादा होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम के लिए कम होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लेमडा से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये एक्सपोनेंशियल डीके होता है, तो ये याद रखना है। और यहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो डिक्रीज होता है या डीके होता है वो 36.8% ऑफ
जो हमने रेडियो एक्टिव सैंपल इनिशियली लिया है। अब हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये याद रखना है, हाफ लाइफ का वैल्यू 0.6931 बाई डीके कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ ये, तो यहां पर हाफ लाइफ आप इधर लिख लेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट हो जाएगा। और फॉरबिडन एनर्जी गैप का, अब ये गैप का वैल्यू याद रखिएगा, ये जो कंडक्शन बैंड के मिनिमम वैल्यू और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका डिफरेंस होगा। और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हमारे लिए चार्ज कैरियर्स है, तो यहां पर नंबर डेंसिटी और मोबिलिटी के फॉर्म में याद रखेंगे आप। अब पीएन जंक्शन डायोड में जब हम लोग पोटेंशियल का, या जो हम लोगों ने वहां पर यूज किया था बैरियर पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा होगा, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस का ग्राफ ये होगा। और जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये रिवर्स बायस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर वी के नी वोल्टेज ये याद रखेंगे आप। तो यहां पर ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्किट डायग्राम जब हम डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, और नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो रिवर्स बायस। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस मोड में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमने क्विक रिवीजन में आपको ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने वीडियो काफी लंबा नहीं किया, शॉर्ट किया, और इसको आप जरूर देखिएगा। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने हार्ट बीट और जो भी दिल की धड़कनें तेज हैं उनको कंट्रोल कीजिए। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड गुड बाय।